जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो असली धन के रूप में है वो हम सभी लोगों के लिए यही शिक्षा ही धन है। और इसी पे हम सभी को नाज भी होना चाहिए, क्योंकि ला का ज्ञान हो चाहे किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, वो कितनों हजार टन का वजन होगा उस किताब का, लेकिन यदि आप पढ़ करके चाहें तो अपने दिमाग में रख करके आप सैकड़ों मील जा सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ट्राली करना होगा, बस करना होगा, गाड़ी करना होगा। बाकी के धन को लेके जाने के लिए आपको तमाम टेंशन होंगे, लेकिन ये जो ज्ञान रूपी धन है इसको आप अपने दिमाग में बैठा करके चाहें जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। अब ये ज़रूर है कि आपके दिमाग का कितना विस्तार है, कितना इस ज्ञान रूपी धन को आप अडॉप्ट कर लेते हैं। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। समय न गंवाते हुए मैं विषय पर तुरंत आना चाहता हूँ। साथ में ये भी निवेदन है कि यदि मेरे इस चैनल को आप लोगों द्वारा नहीं सब्सक्राइब किया गया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी प्रकार का यदि वीडियो आप प्राप्त करना चाहते रहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। हम विषय पर आते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के जो 2012 में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उनका क्या व्याख्या किया जाएगा, किस तरीके से आंसर लिखा जाएगा, हम गतांक से आगे का चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5B है। ए एक प्रसिद्ध जादूगर 1 सितंबर 2012 से 1 दिसंबर 2012 तक प्रत्येक सायंकाल जादू दिखाने के लिए अशोका होटल के साथ करार करता है। अशोका होटल के साथ करार करने के पश्चात जादूगर ने 1 सितंबर 2012 से 1 दिसंबर 2012 तक प्रत्येक सायंकाल जादू दिखाने के लिए इंटरनेशनल होटल के साथ करार किया। संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए अशोका होटल ने ए के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद दाखिल किया। ए वाद का प्रतिरोध किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए निर्णय दीजिए। देखिए, ये 2-3 बातों को ये लेकर के चल रहा है। एक तो स्पेसिफिक एक्ट के को भी लेकर चल रहा है कि इसका क्या परफॉर्मेंस कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। दूसरा, ये संविदा अधिनियम की धारा जो है 39 है, धारा 75 है, उसको भी ये रिलेट कर करके क्वेश्चन को लेके चल रहा है। तो पहले तो हम थोड़ा बहुत 2-4 लाइन 39 का वर्णन कर देंगे संविदा अधिनियम का, फिर 75 का वर्णन कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ ये चीज़ देखना है फिर कि इसका परफॉर्मेंस कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। तो संविदा अधिनियम में जो धारा 10 में बातें कही गई हम पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं उसका वर्णन करेंगे। चूँकि व्यक्तिगत जो परफॉर्मेंस है उसको तो नहीं कराया जा सकता है, लेकिन जो व्यादेश है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में और वो धारा 41 में जो बात कही गई है उसको आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। उसमें कहा गया है कि धारा 41 के खंड ई में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जो 42 में बात कही गई है, ये कह रहा है कि जहाँ किसी संविदा में किसी निश्चित कार्य को करने का सकारात्मक करार और उसी के साथ किसी निश्चित कार्य को न करने का अभिव्यक्त या विवक्षित नकारात्मक करार समाविष्ट हो, वहाँ यह परिस्थितियों में न्यायालय सकारात्मक करार का विनिर्दिष्ट पालन विवश करने में असमर्थ है, न्यायालय को नकारात्मक करार का पालन का व्यादेश अनुदत्त करने से प्रवृत्त नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन में जो मेन प्रॉब्लम है कि क्या वो जब दूसरे किसी के साथ उसी टाइप के नेचर का कोई कार्य करने के लिए अनुबंध कर लिया है तो क्या उसको न कराने के लिए ऐसा किसी प्रकार का व्यादेश लाया जा सकता है। तो ये धारा 42 इसी बात का कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि उसका परफॉर्मेंस कराने के लिए यदि अधिनियम का हाथ बंधा हुआ है तो उसको कहीं न करने के लिए इसको रोक सकता है, उसके लिए हाथ खुला है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसके आंसर में कहा जा सकता है कि यस, उसको दूसरे किसी होटल में जो उसने एग्रीमेंट किया है उसमें परफॉर्मेंस करने से रोकने के लिए भी आदेश धारा 42 के तहत जारी करवाया जा सकता है। और इसमें एक दृष्टांत भी है और ये कह रहा है कि क ख से संविदा करता है, वह ख के थिएटर में 12 माह तक गाएगा
तथा इस अवधि में अन्यत्र कहीं नहीं गाएगा। ख गाने की संविदा का निर्दिष्ट पालन तो नहीं करवा सकता, परंतु क को लोक मनोरंजन के किसी अन्यत्र स्थान पर गाने से अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है। तो यदि इस तरीके से देखा जाए तो उसका जो परफॉर्मेंस है, जो जादू दिखाने वाला, वो किसी दूसरे होटल में न कराने के लिए इसको व्यादेश जारी करवाया जा सकता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6A है, महिलाओं के संबंध में 2005 के अधिनियम संख्या 39 द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या परिवर्तन किया गया है? सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करें। अब देखिए क्वेश्चन है बहुत छोटा, लेकिन आंसर इसका बहुत लंबा है, कम से कम 2 पेज में इसका जाएगा। जब आप धारा 6 पढ़ते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का, तो उसमें बहुत मेजर अमेंडमेंट हुआ है 2005 में, और इस बात का अमेंडमेंट हुआ है कि जो पुत्री रहती थी, पुत्री विवाहिता होने के पश्चात उसका राइट कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी में नहीं रह जाता था, लेकिन 2005 में संशोधन किया गया। उसके बाद से जो राइट पुत्र का रहा वही राइट पुत्री का भी रख दिया गया, भले ही वो विवाहित हो। जो लायबिलिटी पुत्र का है वही लायबिलिटी पुत्री का भी रख दिया गया, और उसी प्रकार से वो सहदायकी में अपना उत्तराधिकार प्राप्त करेगी जिस प्रकार से पुत्र प्राप्त करता है। यहाँ थोड़ा सा क्लियर ये कर देना है कि सिर्फ पुत्री के मामले में कहा गया है, महिलाओं के मामले में नहीं किया गया है, यानी कि कोई पुत्रवधू और उसके बारे में इसका कहीं से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुत्री की बात कही गई है, जो पुत्री विवाहित है वो आ सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट केस है राकेश शर्मा बनाम विनीता शर्मा का, जो लेटेस्ट केस है, उसमें ये प्रश्न उठा कि क्या जोत की ज़मीन है, जो लोकल विधियाँ हैं, उस पर भी प्रिवेल करता है क्या ये धारा जो 6 है। तो उसमें कहा गया कि नहीं, जहाँ स्थानीय विधियाँ हैं, यदि स्थानीय विधियों में कोई ऐसी बात कही गई है तो स्थानीय विधियाँ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा जो 6 है उस पर प्रिवेल करेगी। उसके बाद खुद उस धारा में ही ये बात कहा गया है कि जो 2005 के पहले का कोई ऐसा टर्म्स कंडीशन है उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। मतलब 2005 के पहले किसी प्रकार का एग्रीमेंट हुआ हो या किसी प्रकार का वरासत हो चुका हो तो उसमें यह नियम लागू नहीं होगा, 2005 के बाद ही यह नियम लागू होगा। उसके बाद ये भी है, कहा गया है कि स्थानीय विधियों में, यानी कि जहाँ जहाँ जिस स्टेट में कोई लोकल लॉ बना हुआ है जो जोत से संबंधित, उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। बाकी के जो आवासीय पर्पस के जो ज़मीनें हैं या जो मकान है उस पर यह नियम लागू होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग 2005 का जो अमेंडमेंट है धारा 6 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1906 के, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और साथ में राकेश शर्मा बनाम विनीता शर्मा का केस का भी हवाला दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6B है, P एक हिंदू महिला आर अपने पति T सगा भाई एवं S मृत भाई के पुत्र को छोड़कर मृत हो जाती है। P उस मूल्यवान संपत्ति को छोड़कर मरती है जो वह अपनी मृत माता से उत्तराधिकार में प्राप्त की थी। संपत्ति किसको न्यायगत होगी? सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट कीजिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा जो 15(2) है उसको उसी बेस पे ये पूरा क्वेश्चन है। और 15(2) में ये कहा गया है कि यदि जो महिला मर रही है निर्वसियत से कोई उसको लेना देना नहीं है, यहाँ यदि उसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। देखिए इस धारा में एक बहुत बड़ी बात ये कहा गया है कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, अब इसका मतलब है कि वो चाहे वसीयत करे चाहे न करे, इसका कोई यहाँ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वसीयत करेगी भी तब भी उपधारा 2 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उपधारा 2 प्रिवेल करेगा हर स्थिति में, यदि वो संपत्ति किसी को उत्तराधिकार में महिला को माता पिता से प्राप्त हुआ हो या उसके पति के ससुराल वालों से प्राप्त हुआ हो और उसके कोई पुत्र या पुत्री नहीं हो, तो यहाँ वसीयत का कोई रोल नहीं है। उसका संपत्ति का न्यागमन धारा 15(2) के तहत होगा। और 15(2) में यही कहा गया है कि यदि उसके पुत्र पुत्री नहीं हैं तो वो यदि माता पिता से आया हुआ संपत्ति उसको वरासत में मिला है तो उनके तरफ चला जाएगा, वापस हो जाएगा उसके पुनः विवाह कर लेने से, या जो है उसके मर जाने से यदि पुत्र पुत्री नहीं है तो। और दूसरा ही करे कि यदि पति के मतलब तरफ से मिला हुआ वरासत में अगर पुत्र पुत्र नहीं है तो पति के जो खानदान में वारिस हैं उनके तरफ संपत्ति चला जाएगा। अब चल तो जाएगा लेकिन उनका न्यागमन कैसे होगा? तो धारा 8 के तहत होगा।
धारा 8 में बताया गया है कि पहले जो वो पुत्र होंगे, पुत्र नहीं है तो उनके पुत्र के बीच में होगा। तो यहाँ जो सगा भाई है, सगा भाई जिंदा है, यानी कि पिता माता पिता में वो संपत्ति चला गया, तो माता पिता में यदि संपत्ति चला गया तो सीधे सीधे वो पुत्र को जाएगा, और एक पुत्र नहीं तो उसके पुत्र के पुत्र को जाएगा, यानी कि भतीजा और भाई में आधा आधा जमीन बढ़ जाएगा। इस तरीके से आंसर आप देकर के इसको पूर्ण कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 ये है, मुस्लिम विधि के अधीन वैध वसीयत की आवश्यक अपेक्षाएं क्या हैं, और क्या एक मुस्लिम के वसीयत अधिकार सीमित हैं या नहीं, यदि सीमित हैं तो किस विस्तार तक। देखिए, जब वसीयत की बात आती है तो हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए रहे हैं, अब चाहे 2009 में क्वेश्चन आया हो या 7 में, हमें याद नहीं आ रहा है, जिस भी में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वसीयत से संबंधित 2 ही नियम है, शिया विधि का, सुन्नी विधि का। सुन्नी विधि ये कह रहा है कि यदि उत्तराधिकार के पक्ष में 1/3 हो, चाहे 1/3 से अधिक की संपत्ति का करना हो, कोई भी संपत्ति किया जाएगा तो उसमें उत्तराधिकारियों का कंसेंट जरूरी है, जो अन्य उत्तराधिकारी हैं सभी की। लेकिन 1/3 से अधिक किसी अन्य को किया जा रहा है तो उसके लिए कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। जबकि शिया विधि में ऐसा है कि चाहे वो 1/3 उत्तराधिकार को करना हो या किसी अन्य को करना हो, तो उसके लिए उसको कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1/3 से अधिक यदि उसको करना है वसीयत, तो उसके लिए कंसेंट की ज़रूरत है अन्य उत्तराधिकारियों का। तो ये सामान्य नियम है। अब इसी का आप उल्लेख करके आप जो 1-2 केस चाहें तो देना हो तो दे दे। यासीन इमाम भाई शेख बनाम हजारवी का मामला है, और उसमें उत्तराधिकारी कौन है इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देंगे। उसके बाद से ये भी परिस्थितियों का वर्णन कर देंगे कि किस स्टेज पर वसीयत मान्य होता है, किस स्टेज पर वसीयत मान्य नहीं होता है। जैसे इसमें 2-3 बातें कही गई हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें है कि इसेंशियल जो है अवयस्क द्वारा वसीयत नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर उसने किया है तो वयस्कता के बाद उसको पुष्टि कर सकता है। पागल व्यक्ति द्वारा वसीयत मान्य नहीं है। फिर धर्म त्यागी द्वारा कोई वसीयत है तो भी उसमें मान्य नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि मलकी संप्रदाय के अनुसार धर्म त्याग वसीयत को रद्द कर देता है, परंतु हनफी संप्रदाय के अनुसार वसीयत यदि उस व्यक्ति के मूल संप्रदाय के अनुसार वैध हो तो मान्य होती है। मलकी विधि के अनुसार उसके द्वारा की गई वसीयत उसके धर्म त्याग के कारण अमान्य हो जाएगी, क्योंकि मलकी विधि के अनुसार वसीयतकर्ता को वसीयत करने के समय के साथ मृत्यु के समय भी मुसलमान रहना चाहिए। तो इस तरीके का आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर दिवालिया व्यक्ति का द्वारा वसीयत जो है, इसमें भी कह रहा है कि यदि कोई दिवालिया व्यक्ति द्वारा वसीयत किया गया है तो सबसे पहले जो उसके बाकी के लायबिलिटी हैं उसको पूरा किया जाएगा, और उसके बाद जो संपत्ति बचती है तब उसका वसीयत जो होगा उसी अनुपात में मान्य होगा। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति द्वारा कोई वसीयत किया जा रहा है तो इसमें कह रहा है कि सुन्नी विधि के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या करने के पूर्व अपनी संपत्ति की वसीयत लिखी गई है तो मान्य होगी, जबकि शिया विधि में वो अमान्य होता है। इसी प्रकार से औपचारिकताएं हैं तो चाहे वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, एक्सप्रेस में भी हो सकता है, विवक्षित भी हो सकता है। मजहर हुसैन बनाम बोधा बीबी का मामला है, इसमें आप चाहें तो इसका वर्णन कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7B है, एक मुस्लिम पति एक्स दूसरा विवाह करने की संविदा करता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उसकी दूसरी पत्नी पृथक निवास एवं भरण पोषण का दावा करती है। एक्स अपने व्यक्तिगत विधि की प्रतिरक्षा लेता है जो उसको एक से अधिक पत्नी रखने की अनुज्ञा देता है। निर्णय दीजिए। देखिए, सारा बनाम अब्दुल गफ़र का मामला था, और इसमें ये कहा गया है कि ये धर्मनिरपेक्ष सेक्शन है धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता का। या आपका जो है अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम का मामला जो था 1985 का, उसमें भी ये बात कहा गया था। और इन सब में एक बात कॉमन ये था कि कोई भी मुस्लिम यदि वो भरण पोषण करने में अपने पत्नी का किसी प्रकार का उपेक्षा करता है तो 125 ये नियम नहीं है कि मुस्लिम पे लागू नहीं होगा, किसी क्या नाम है कि क्रिश्चियन पे लागू, सभी धर्मों के लिए समान ये धारा है। 2010 तक के सारा बानो बनाम अनीस बेगम का भी एक मामला था। कई ऐसे में मोहम्मद अहमद बनाम शाहबानो बेगम का एक मामला था। ऐसे कई मामले हैं जिसमें ये बात कही गई है कि धारा 125 किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है, सभी धर्मों पे समान रूप से लागू होता है। लेकिन जब आप 1985 का तलाक पर संरक्षण अधिनियम देखेंगे, भरण पोषण से संबंधित जो नियम बनाए गए थे, उसमें यह है कि यदि कोई पति पत्नी
आपस में इस सेक्शन का सहारा लेना चाहते हैं तो गवर्न किए जाएंगे, अन्यथा जो उसका नियम है वही नियम लागू होगा। यानी कि इद्दत पालन के तहत जो है सिर्फ तलाक पे उसको भरण पोषण देना होगा, उसके बाद जो है उसके माता पिता द्वारा देना होगा, वो भी नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि तलाक नहीं हुआ है, वो उपेक्षा कर रहा है अपने पत्नी का भरण पोषण देने में, और पत्नी का तर्क ये है कि हम दूसरे पति के साथ अपने सौतन के साथ नहीं रह सकती हूँ, और ये मुस्लिम विधि में भी वैध है। ऐसा नहीं कि 4 बीवी रख लेते हैं तो आप 3 बीवियों का उपेक्षा करेंगे या 2 बीवियों का उपेक्षा करेंगे। आपको समान रूप से चारों बीवियों का उतना ही ख्याल रखना है जितना कि आपको प्रथम बीवी का रखना है। यानी कि यदि किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसी के साथ पक्षपात हो रहा है, तो एक युक्त कारण है उसको अलग रखने का, और वो मेंटेनेंस के लिए 125 के तहत वो डिमांड कर सकती है, और वो न्यायालय द्वारा पारित भी किया जाएगा। इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसमें अजीज़ मोहम्मद बनाम मुसम्मात सैयद बेगम का मामला था, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको दे सकते हैं। या वैसे सारा बानो बनाम अब्दुल गफ़ार का जो गफूर का मामला था 1987 का, वो इम्पॉर्टेंट केस है, इससे संबंधित उसको दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8A है, कार्यकलाप अनुग्रह का प्रयोग एक विशेषाधिकार नहीं है, किंतु यह उन सिद्धांतों और निर्णयों पर आधारित है जिसका प्रयोग सार्वजनिक दृष्टिकोण में किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। देखिए क्वेश्चन भी रिपीटेड है, चूँकि इसका क्लिष्ट वर्ड का प्रयोग करके ये दिया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन धारा अनुच्छेद जो 72 है उस पर संबंधित है कि क्या पावर है राष्ट्रपति को, और उस पावर का क्या विश्लेषण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या पुनर्विलोकन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो इस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत बृहद स्तर पर चर्चा कर दिया है। को शायद या तो 2007 में क्वेश्चन पूछा गया होगा या 2009 में पूछा गया होगा, और इसमें हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि किन मामलों में क्षमादान दिया जा सकता है। उसमें शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ का मामला था, जिसमें ये कहा गया था कि किन किन मामलों में इसका पुनर्विलोकन किया जा सकता है। राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, या इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि जो किसी का 21 का उल्लंघन कर दे, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर दे। तो ये सारी बातें उसमें कही गई थी, और आप लोग उस वीडियो को, पिछला जो वीडियो आप देखते आए होंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका आंसर उसी तरीके से देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 8B पे। एक विधेयक पारित करने के बाद राज्यसभा उसको पारित करने के लिए लोकसभा को भेजती है। विधेयक को विचार के लिए लाए जाने से पहले लोकसभा का विघटन हो जाता है और तत्पश्चात पुनः गठित है। क्या विधेयक को लाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है? संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख कीजिए। इसका क्वेश्चन का उत्तर है नकारात्मक में, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 107 और 108 पे डिपेंड करता है। इसमें कह रहा है कि 107 में कि एक विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, चाहे वह लोकसभा में प्रस्तुत हो या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों या लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में लंबित हैं, अनुच्छेद 108 के प्रावधान के अधीन रहते हुए व्यापगत हो जाएगा। अतः ऐसा विधेयक जो व्यापगत हो गया है, नई लोकसभा के गठन पर पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। उस विधेयक को पुनः नए सिरे से पेश करना होगा। और पूरा जो इसमें मामला है वो सीधे सीधे धारा अनुच्छेद 107 और 108 पर ही आधारित है। और इसके प्रॉब्लम बेस को देखा जाएगा तो यही है कि जब वो नया कोई सत्र आएगा तो उसको नए सिरे से उसको लाना होगा। ऐसा नहीं कि राज्यसभा द्वारा पारित हो गया है तो फिर लोकसभा द्वारा फिर से उसको नहीं लाना होगा, उसी पर पारित किया जाएगा। ऐसा नहीं, वो सब जगह से व्यापक मान लिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9A है। ये कह रहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4)A में उल्लिखित के क्षेत्र को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस विषय पर महत्वपूर्ण निर्णयों को निर्दिष्ट करते हुए विवेचना करिए। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही समझ लाइए कि क्रिटिकल भी है। इसको आप आंसर इस तरीके से नहीं दे सकते हैं, लेकिन संक्षेप में देना है तो आप 77वें संविधान संशोधन का गिना सकते हैं, फिर 50वें संविधान संशोधन को गिना सकते हैं, और फिर आप उसके बाद से ये बता सकते हैं 81वां संविधान संशोधन जो 2000 में कहा गया था उसका भी वर्णन कर सकते हैं। और ये सारे संशोधन इसलिए हुए कि इंदिरा साहनी में जो निर्णय दिए गए थे उसको किसी तरीके से रोकना था। अब इंदिरा साहनी का जो निर्णय था अब उसका चर्चा करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इस केस को जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें बाकायदे 5-6 जो है गाइडलाइन दिए गए थे कि क्या क्या संसद द्वारा नहीं किया जा सकता आरक्षण के संबंध में। उसी को शिथिल करने के लिए इन सब संशोधनों को लाया गया।
लेकिन जब इसको चैलेंज किया गया एम नागराज बनाम भारत संघ AIR 2007 में, तो इन सारे संशोधनों को वैध ठहराया गया। पुनः उसी समय नायर सर्विस सोसाइटी बनाम केरल राज्य के मामले में भी इसको वैध ठहराया गया। पुनः अशोक कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में भी इन सब संशोधनों को वैध ठहराया गया। इसके बाद 2008 में अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में भी इन सब संशोधनों को वैध ठहराते हुए कहा गया कि 27% तक OBC का आरक्षण वैध माना जाएगा। अब एक केस आया उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार AIR 2012 का मामला है। इसमें कहा गया कि जो संशोधन हुआ है वो तो वैध है, लेकिन जो नियम है परिणामी वरिष्ठता बनाम कैचअप का नियम, यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वर्सेस कैचअप रूल्स जो है, उस पे डिसीजन आया उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार के मामले में। और इसमें ये बात कहा गया कि यदि कोई ऐसा अनुसूचित जाति वर्ग का या OBC वर्ग का कोई व्यक्ति प्रोन्नत हो जाता है और उसी के साथ में कोई व्यक्ति जो सामान्य वर्ग का है, यदि वो बाद में प्रोन्नत होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सीनियर होने के बाद आए वो जूनियर हो जाएगा। सीनियर वो माना जाएगा, प्रोन्नति उसका वैध होगा, यानी कि जो सीनियरिटी है वो सीनियरिटी उसके प्रमोशन से काउंट नहीं किया जाएगा, सीनियरिटी उसके ज्वाइनिंग से काउंट की जाएगी। प्रमोशन एक अलग विषय है, वो वैध है। और यही बात उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार के मामले में कहा गया था। इस तरीके से आप इसका आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब इसके बाद से इसमें ये जो बात कही गई थी उसको भी कहा गया है कि के मामले में परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को ठुकरा दिया है, अतः नीचे सेवा वर्ग में से प्रोन्नत अनुसूचित जाति जनजाति पदाधिकारी की प्रोन्नति तो संवैधानिक है, किंतु पश्चातवर्ती प्रोन्नत सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी अपने नीचे पद में रहे वरिष्ठता का लाभ प्रोन्नत पद पर लेकर आरक्षित वर्ग के पदाधिकारी से वरिष्ठ हो जाएगा। इसे कैचअप नियम कहते हैं। तो इसी तरीके का जो है और इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। अब एक क्वेश्चन फिर है 9B, क्षत्रिय पिता एवं अनुसूचित जनजाति की मां से जन्मा S अनुसूचित जनजाति के लिए मिलने वाले आरक्षण के फायदे का दावा करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के सुसंगत निर्णयों को निर्दिष्ट करने की विवेचना कीजिए। तो इसके उत्तर में आप बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय का मामला है, उसका हवाला दे सकते हैं। जगदीश शरण बनाम भारत संघ का मामला है। आरती सप्रू बनाम जम्मू एंड कश्मीर का मामला है, इसका वर्णन कर सकते हैं। और इसमें कहा गया था कि उच्च जाति की महिला को अनुसूचित जाति जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करने से उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वह ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा समाज के रूप में न तो पली है और न अभाव में रही है। परंतु रमेश भाई दभाई नायका बनाम गुजरात राज्य 2012 का मामला, इसमें कहा गया था कि क्षत्रिय जाति के पिता तथा अनुसूचित जनजाति की मां से उत्पन्न संतान आरक्षण का दावा कर सकती है। न्यायालय के अनुसार यह कोई अखंडनीय अवधारणा नहीं है कि ऐसी संतान अग्रणी जाति के पिता के पुत्र होने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति की सामाजिक नियोक्ताओं का सामना अपने जीवन के आरंभ में नहीं किया है। यदि पिता के अग्रणी वर्ग का होने के बावजूद उसने अपमान कष्ट तथा नियोक्ताओं का सामना किया है तथा उसे स्वयं अपने ही मां के वर्ग द्वारा समुदाय में अपमान हे घृणा की दृष्टि से देखा गया है, तो आरक्षण का दावा कर सकता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10A है, भारतीय संविधान में ऐसे अधिकांश उपबंध हैं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को संरक्षित करते हैं। उन उपबंधों की विवेचना कीजिए और माननीय उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों को निर्दिष्ट करिए। तो धीरे धीरे आप चाहें तो इसका क्वेश्चन 368 पर भी दे सकते हैं, अनुच्छेद 50 का भी हवाला दे सकते हैं, अनुच्छेद 124 से और 217 का भी हवाला दे सकते हैं। केस में आप सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का मामला है, उसका दे सकते हैं। और जो अनुच्छेद 368 में जो 4-5 केसें हैं, गोलकनाथ केशवानंद भारती मेनका गांधी मिनरवा मिल्स का या AIR कोल्हो बनाम भारत संघ का है, या सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का है, उसका मामला आप हवाला दे करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में आप एक विश्लेषणात्मक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि किस प्रकार से इसको अलग किया गया है और इसको एक पावर दिया गया है। इसके अलावा आप चाहें तो एल चंद्र बनाम का जो मामला था भारत संघ का, सॉरी इसमें हम क्लियर नहीं, भारत संघ या कोई स्टेट का है, एल चंद्र हमें याद है, उसका आप हवाला दे सकते हैं कि पुनर्विलोकन का जो राइट है
वो अंतर्निहित एक प्रकार से फंडामेंटल राइट है, आधारभूत ढांचा है संविधान का, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और वो कहीं न कहीं से सुपर एक पावर के रूप में कार्य करता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में। साथ में आप अनुच्छेद 143 का भी वर्णन कर सकते हैं, 145 का भी वर्णन कर सकते हैं। चूँकि जो भी होता है उच्चतम न्यायालय द्वारा इंटरप्रिटेटर के रूप में, निर्वचन के रूप में कार्य करता है, तो भी देखा जाए तो किसी भी संविधान के निर्माताओं द्वारा यानी संसद द्वारा किसी प्रकार का कोई अधिनियम बनाया गया है, कोई कानून बनाया गया है, तो उसका इंटरप्रिटेशन करके उच्चतम न्यायालय द्वारा उसको इनवैलिड किया जा सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा इनवैलिड किया जा सकता है, यानी असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार से आप इसकी उपयोगिता दिखा सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10B। एक सामान्य व्यक्ति को उपयुक्त दर पर लकड़ी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने टिम्बर लकड़ी को एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया और उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर किसी अन्य क्षेत्र में लकड़ी टिम्बर को ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया। पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती दी गई क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करता है। निर्णय दीजिए। देखिए, ये अनुच्छेद 245 जो है उससे संबंधित क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शन है अनुच्छेद 302 का और 304 का, उसका आप हवाला दे सकते हैं। 305 का भी आप हवाला दे सकते हैं अनुच्छेद का। अब इसमें कहा गया है अनुच्छेद 302 में कि संसद को एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने के लिए प्राधिकृत है, जैसे कि लोकहित में अपेक्षित है। पुनः 304 अनुच्छेद 304 अ में कहा गया है कि राज्य को अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर कर लगाने की शक्ति देता है, जो कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित वैसी ही वस्तुओं पर लगाता है। इस तरह आपात की वस्तुओं तथा ऐसे निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद नहीं किया जा सकता। फिर पुनः अनुच्छेद 305 कह रहा है कि वर्तमान विधियों और राज्य एकाधिकार के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति करता है, वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे। अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 303 की कोई बात विद्यमान विधि के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अतः जो निर्णय लिया गया है राज्य सरकार द्वारा वो उचित है और ये संवैधानिक है। इसको उच्चतम न्यायालय द्वारा बार नहीं किया जा सकता है। और यह जो है तमिलनाडु राज्य बनाम मेसर्स ट्रेडिंग कंपनी के मामले पर आधारित, ये केस पर आधारित प्रॉब्लम है। अब इस केस में कहा गया था कि तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके टिम्बर की लकड़ी को एक आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है और उस राज्य से कहीं बाहर ले जाने पर पूर्ण रोक लगा दिया। ऐसा टिम्बर की लकड़ी के राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखकर और उसकी साधारण जनता को उचित मूल्य पर उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह आदेश विधिमान्य है और अनुच्छेद 301 और 304 ख का उल्लंघन नहीं करता है और एक विनियात्मक उपाय है। अतः इस प्रकार से प्रस्तुत समस्या में जो राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो विधिमान्य है और इस केस का हवाला देकर के इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से जो सन 2012 का विधि प्रश्न पत्र प्रथम है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग 2012 का जो प्रक्रिया और साक्ष्य विधि है उसका वर्णन करेंगे। हमें विश्वास है कि मेरी बातों का जो भी हमने कहा है वो आप लोग को जरूर समझ में आई होंगी। जिन जिन धाराओं का मैंने वर्णन किया, अनुच्छेद का वर्णन किया है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बैरक से देख लीजिएगा। जो हमने केस लॉ बताया है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।